मिसबा जी एंड डिम्पल जी, गुड इवनिंग। चलिए, अब आज की अप्रैल मंथ का ये हमारा जो रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो हम इसको कवर करेंगे आज। वैश्विक शिपिंग के लिए जो नेट जीरो फ्रेमवर्क, यहाँ से स्टार्ट करना था हमें। सो सबसे पहले हम बात कर लें जो शिपिंग नेटवर्क जो होता है। बेसिकली इकोनॉमी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ओनली फॉर प्रीलिम्स। मेंस में भी आप इसका एक दो पॉइंट लिख सकते हैं, बट अभी के लिए हम प्रीलिम्स में ही इसको फोकस करके देख लेते हैं। ठीक है। बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क है, जीरो नेट जीरो फ्रेमवर्क जो है, ये देखिए इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। नेट जीरो का मतलब क्या हो गया? वही इमिशन की बात हो रही है। ठीक है। उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, यानी पानी के जहाज से जो पोल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए 1973 में एक आईएमओ द्वारा अपना इसको अडॉप्ट किया गया। और ये टोटल जो है 6 एनेक्स्चर में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि अलग अलग उसके कैटेगरीज है। अलग अलग प्रकार के समुद्री जो ओशियन जो पोल्यूशन है उस पर ये फोकस करता है। तो ये आपको जो 6 टाइप्स ऑफ जो पोल्यूशन है, यू हैव टू नो। यूपीएससी में पूछा जाएगा, ऑब्वियस है। ठीक है। 2026 आप लिख सकते हैं इसको। आज थोड़ा धीरे ही बोलूंगा, गले में काफी इन्फेक्शन है अभी भी, पता नहीं ये शाम से हो गया है। चलिए, सो हम बात करें इसके लिए बॉडी, जो अनुमोदन बॉडी कौन सी है? अनुमोदन मीन्स जो उसको अलाउ कर रही है। तो इंटरनेशनल जो ओशियन ऑर्गेनाइजेशन है, मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, बेसिकली इस पे ये यूएन की एक बॉडी है। ये इसको रेगुलेट करती है, एक तरह से एक्सेप्ट भी करेगी, ठीक है, रेगुलेट भी करेगी। तो इसका मेन फीचर क्या है? मेन फीचर है पूरे उद्योग में अगर अनिवार्य उत्सर्जन सीमा जो है, यानी इतना तो होना ही है, मान लीजिए 10%, 20%, 30%, जो भी है, एक अनिवार्य उत्सर्जन सीमा और एक ग्रीन हाउस गैस का जो वैल्यू है, इन दोनों को एडजस्ट करने वाला एक पहला, दोनों को एक साथ, यानी कि ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड को मैं कम करूंगा ताकि आपको इजिली समझ में आए। अनिवार्य उत्सर्जन की सीमा यानी एक पॉइंट ये, और एक ग्रीन हाउस गैसेस जो है, सीएसजीएस जो है, इन दोनों को एडजस्ट करने वाला ये पहला फ्रेमवर्क है, ये इस तरह का। नहीं तो सब अभी तक के लिए क्या था कि भाई एक इमिशन हो रहा है उसके लिए अलग फ्रेमवर्क है, ठीक है, सीएसजी हो रहा है वो भी अलग है। पर दोनों को यहाँ पे क्या किया गया है, एक साथ लेके चलने वाला एक पहला फ्रेमवर्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, अब बात कर लेते हैं वर्तमान उत्सर्जन का, इमिशन का ये परसेंटेज क्या है। तो वैश्विक अगर हम पानी जहाज की बात करें, तो ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसमें 3% का कंट्रीब्यूशन करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओशियन पोल्यूशन में आप इसको, इस पॉइंट को आप डाल सकते हो अगर जब भी बात आएगी। मेंस में एक फैक्चुअल पॉइंट है, उसको प्लीज टेक नोट ऑफ दैट। इसका जो कानूनी आधार है वो क्या है? ये मार्पोल के जो एनेक्स्चर है 6, यानी जहाजों से वायु प्रदूषण, ये किस एनेक्स्चर में आएगा? ये वायु प्रदूषण में आएगा। अब मजेदार चीज है, ध्यान से समझिएगा, पानी का जहाज, लेकिन पोल्यूशन क्या कर रहा है? वायु प्रदूषण, उसके एनेक्स्चर में है ये। इसीलिए अब नॉर्मल, अगर किसी बच्चे ने अनुमान लगाया यहाँ पे, प्रिडिक्शन किया कि भाई चलो ये तो उसका है, आराम से हम पानी में ही पोल्यूशन होगा, जवाब है नहीं। ये ग्रे एरिया है, यूपीएससी पूछेगा। एनेक्स्चर 6 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मार्पोल जो है ये एयर पोल्यूशन से है, और ये एयर पोल्यूशन किसके थ्रू हो रहा है? पानी के जहाज से। ठीक है। इसका इस का ऑब्जेक्टिव क्या है या लक्ष्य क्या है? एम कि 2050 तक जो इमिशन है उसको जीरो कर देना है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अब इसको सभी जो मेंबर हैं, जो कंट्री मेंबर हैं,
या मेंबर कंट्री जो है ये इसको ऑफिशियली रूप से अगर हम बात करें तो 2025 में इसको अपनाया जाएगा अक्टूबर तक, तो ये अपना लिया, अब इसी मंथ में होना है। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा? 27 तक। और 50 तक क्या करना है? 0 कर देना है मिशन को। यानी 2025 में इसको अडॉप्ट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा 27 में, और टारगेट क्या है कि भाई 2050 तक हमें इसको 0 कर देना है। क्लियर है? चलो, कवरेज एरिया क्या होगा? यानी कवरेज 50,000 जो टन से अगर ऊपर का जो बड़ा शिप अगर है उस पे ये एप्लीकेबल होगा। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के 85% जो CO2 जो है ना, ये बड़े जहाज ही होते हैं 85% के लिए। ये भी तो छोटे जहाज कम और बड़े जहाज ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जहाजों के लिए क्या आवश्यक है कि भाई वो जो अपना जो फ्यूल यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा की प्रति इकाई जो है एक स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड उसका होना चाहिए, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस में कि उसकी इंटेंसिटी में कंटिन्यूसली कमी आ जाए। ठीक है। सेकंड, वैश्विक आर्थिक उपाय क्या है कि सीमा से अधिक होने वाले जहाजों को उपचारात्मक इकाई खरीदनी होगी। यानी कोई फालतू है लगभग शून्य उत्सर्जन, मान लीजिए कि आप 10 टन, कोई जहाज जो है, कोई शिप है, ये 10 टन पोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो आप रेमेडी के रूप में कल को हो सकता है वो 12 भी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं, एक तरह से ट्रीटमेंट वगैरह का जो यूनिट है वो ले सकते हैं। तो लगभग शून्य उत्सर्जन तकनीक का यूज करने वाले को वित्तीय पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट वाली इकाइयां भी खरीदनी होगी। एक सीमा से अगर आप अधिक कर रहे हैं, मान लीजिए कि इसके जहाज से पोल्यूशन टन 10 टन हो रहा है, तो इसका इसका उपाय करने के लिए इसको सोल्यूशन क्या देना होगा कि भैया कुछ यूनिट जो उसको साफ कर सके, उसके बॉयलर को, उसके अदर जो इक्विपमेंट है उसको, ठीक है, ट्रीटमेंट कर सके उसका, उसके लिए उसको यूनिट खरीदना भी होगा। अगर जिसका सीमा से ज्यादा हो रहा, मान लीजिए कि 1 टन आप पोल्यूशन कर सकते थे एक सीमित तक, है ना। जैसे कि आप वाहन चलाओगे, कोई भी गाड़ी अगर रोड पे चलाओगे तो उससे थोड़ा बहुत तो प्रदूषण होना है। भले आप BS6 ये कर रहे हो, एथेनॉल यू ब्लेंड यूज कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी प्रॉब्लम रही, है ना। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए वित्तीय तंत्र जो है, हरित संक्रमण का समर्थन करने वाले IMO नेट जीरो, और एक फंड जो है, एक फंड बनाया गया है, एक कोष बनाया गया है जहाँ फंड रेज करने के लिए, और उसी में ही ये सारा जिसको फाइन वाइन लगेगा वो सारा जो मनी है, अमाउंट है, वो इसी पे क्या होगा? जमा होगा। तो IMO क्या करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट भी करेगा, एक जगह पे रखेगा और देखेगा कि क्या क्या हम इक्विपमेंट, किसी अगर R&D करना है या कुछ और, हम कैसे उन सब ट्रीटमेंट को जांचना है टेस्ट लैब पे कि भाई इमिशन किससे कम हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब एक अलग से एक मेंस के लिए पॉइंट लिख लीजिए, जो भी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी पोल्यूशन में, जैसे ओशन पोल्यूशन है ना, तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिगार्डिंग ओशन पोल्यूशन, आप क्या करोगे? लिखोगे कि यार 3% का, 3% का ये जो है पोल्यूशन जो है वो इससे क्रिएट हो रहा है, बड़े बड़े शिपिंग से। ठीक है, जो बड़े शिप है, तो उसके लिए अब इन्होंने क्या किया है, ये देखो साफ साफ, ये पॉइंट आपने जोड़ दिया। ये सब प्री के लिए, मेंस में ये पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। और इसके लिए एक फंड भी, वित्तीय तंत्र, एक फंड बना, रेज कर दिया गया, कोष बना दिया गया, वहां पे से पैसा ये आप ले सकते हैं। क्लियर है? UN की ही रहेगी, ऑब्वियस है, ये UN का ही एक विशेष एजेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर प्री एग्जामिनेशन। क्लियर है गुलाब जी? चलिए, अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके, या फिर होमवर्क है आप लोगों का आज का, कि ये जो क्या नाम है इनका, मिसबा फातिमा जी, ये जो 6 एनेक्चर वगैरह में जो डिवाइड किया गया है, वो 6 के नाम मुझे पता होने चाहिए। तो मार्पोल के बारे में क्या है? ये मार्पोल क्या है? इट्स अ फ्रेमवर्क। ठीक है,
जो कार्बन इमिशन को जीरो करने, या कार्बन इमिशन नहीं, पोल्यूशन को जीरो करने के लिए है। ठीक है, तो किससे होने पोल्यूशन किससे हो रहा है? पानी के जहाज से हो रहा है, शिपिंग से हो रहा है। ठीक है, तो आप ये 6 टाइप के में जो जो डिवाइड हुआ है, इसके 6 के नाम आप मुझे बताओगे, कमेंट करके दोगे ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में ही शेयर करना। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO का एक वैश्विक सम्मेलन हुआ था, उसकी कुछ रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अच्छा कहीं मेरी अगर आवाज आपको धीरे लग रही होगी तो भी मुझे बताइएगा, मैं अपने फुल पोटेंशियल में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर ये दूसरा सम्मेलन हुआ था बेसिकली WHO का। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? स्थान कार्टेजिना। एक प्रोटोकॉल भी है कार्टेजिना, तो कार्टेजिना कहाँ? इज सिचुएटेड एट कोलंबिया। ठीक है, आयोजक कौन था? WHO थे, कोलंबिया और WNEP और WMO, ये सब अन्य जो एजेंसियां हैं, अदर एजेंसियां, वो भी थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस में करना क्या था? तो ऑब्वियस यार, एयर पोल्यूशन को लेके बात थी, तो एयर पोल्यूशन ही, जो क्लीन एयर को हम कैसे ग्लोबल लेवल पे उसके लिए जो एक्शन लेना है उसमें तेजी लाई जाए। ग्रीन एनर्जी की बात करें, तक पहुंच यानी सबकी एक्सेसिबल होना चाहिए, और उसको एक्सपैंडेबल भी होना चाहिए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन शमन का समर्थन करना मिटिगेशन के लिए। ठीक है, मुख्य परिणाम क्या हुआ? 50 देशों से अधिक देशों ने 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव को 50% तक कम करने पर अपने कमिटमेंट जताई कि हम करेंगे 2040 तक 50% रिड्यूस करेंगे। यानी मान लीजिए कि आज पोल्यूशन का लेवल जो है वो 100% है, तो हम उसको 50% तक लेके आ जाएंगे। पोल्यूशन को जीरो तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है, ओवर द नाइट नहीं होगा, बट इट्स अ ग्रेजुअली टाइम टेकन प्रोसेस है, ग्रेजुअली ही होगा। तो इसमें इंडिया का रोल क्या होने वाला है? 2040 तक वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव को कम करने में कमिटमेंट इसने भी किया कि हाँ भैया हम भी कर देंगे। तो एक और आप मेंस का पॉइंट ऑफ डाल सकते हैं 40 तक। इनफैक्ट ये प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगा। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यही स्टेटमेंट उठा के यूपीएससी आपसे पूछ लेगा। फैक्चुअल बहुत कम होता है उसका, है ना, बट एयर पोल्यूशन पर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बाकू में हुआ है, अजरबैजान की का जो कैपिटल है बाकू, उसमें से बेलम रोड मैप बनाया गया। ये बेलम रोड मैप इज रिलेटेड टू किससे? तो ये ब्रिक्स देशों से बाकू रोड मैप तैयार हुआ है बेसिकली, ताकि क्लाइमेट फंड के लिए 2035 तक जो एनुअल 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट, प्री कम मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। इसको आप मेंस में भी लिख सकते हो। कहाँ पे लिख सकते हो? जब आप रेमेडी की बात करोगे कि भैया हमें फंड चाहिए, तो फंड करने के लिए, रेस करने के लिए इंडिया ने क्या इनिशिएट लिया है? बहुत अच्छा इनिशिएट लिया, बेलम रोड मैप। आप क्या लिखोगे? बेलम रोड मैप में इंडिया का ने जो कॉल दिया है कि भाई क्लाइमेट फंड होना चाहिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर का, कब तक होना चाहिए? 2035 तक। ठीक है, तो ये UNFCCC का जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2029 का जो है बाकू अजरबैजान में हुआ है। ठीक है, बेलम कहाँ पे है? ये ब्राजील में उप तटीय होगा। फंड के लिए एक वैश्विक वित्त लक्ष्य और एक फ्रेमवर्क जो है इसको अडॉप्ट करना है। ठीक है, निर्णय यही लिया गया कि 30 तक करना है। ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव सबको पता है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है ये। डेवलपमेंट जो कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उनके लिए फंड रेज करना है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है उसको कम करना है। उत्सर्जन वृद्धि का समर्थन, कम ग्रीन हाउस गैसेस, देखिए कम लिखा हुआ है, यानी कि कम से कम हो सके जितना। ग्रीन हाउस तो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी से होना ही होना है, लेकिन जितना हम उसको कम कर सके। ठीक है,
रेजिलियंस और फ्लेक्सिबल या फिर जो डेवलपमेंट जो है वेज को बढ़ावा देना, इनकरेज करना, देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को लागू करने में मदद करना, कि भैया चलो मान लो कल को अफगानिस्तान को चाहिए ये मदद, तो भारत मदद करेगा, सीधी सी बात। तो बेलम रोड मैप कब होने वाला है? 2030 में होने वाला है। कहाँ लिया गया है? ये 27 वाले में लिया गया है, ये देखिए 29 में, सॉरी, लिया गया है, COP 29 है, इसमें डिसीजन लिया गया कि 30 में हम ये काम करेंगे। तो 30 में कहाँ होने जा रहा है? ब्राजील के बेलेम में होने जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। जितना गुलाबशाह जी आपने एग्जाम दिया है और इससे आपको कुछ आइडिया लगा होगा कम से कम, आज दोनों चंगू मंगू कहाँ गायब हो गए? दोनों लोग गायब हैं, चलिए ठीक है। तो उनको भी मैसेज डालिए भाई, हो सकता है वो सो गए हों, क्लास नहीं लेना है, पता नहीं क्या है। तो आप मुझे जरा सा कमेंट करके बताइए कि जितना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें उसके आगे पीछे का जो डायमेंशन है या फिर बाकी जो चीजें हैं वो एग्जामिनेशन में काम आती है, गुलाब शालवी जी, या ऐसे ही बस मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ये भी बताइए मुझे। और आप बिल्कुल फ्री हैं ये बताने के लिए कि आपको कोई रोक नहीं रहा है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, वैसा नहीं, एकदम खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डेली बेसिस पे अगर आप ये कर रहे हैं तो वहां फायदा होगा एग्जामिनेशन हॉल में। आप सोचोगे कि मैं 10 घंटे में वो खत्म करवा दूं, ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है ना। चलिए, और ना वो आपके लिए अडेप्टेशन के लिए पॉसिबल हो, ये भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो फिर शायद आपके 150 में 150 क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना। चलिए ठीक, एम फॉर नेचर, ठीक है। नटूरे वाली कहानी तो सबने सुनी ही होगी, मिसबा जी। चलिए, एक लॉन्च किया गया एम फॉर नेचर, ये FAO द्वारा पृथ्वी दिवस में कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रकृति पुनर्स्थापना के लिए अभिनव निगरानी में तेजी लाना, यानी एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन, ये फुल फॉर्म रट लीजिएगा मेंस में और प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में कम, मेंस में ज्यादा चांसेस है आने का, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? अभी बता रहा हूं। पर्पस क्या है इसका? एम फॉर नेचर जो है, ये जो है हमारा एम फॉर नेचर जो है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस है कि इकोसिस्टम जो है, ग्लोबल इकोसिस्टम जो है, उसको हम एक बार रिवाइव कर सकें, उसकी उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकें, उसकी रिपोर्टिंग जो है उसमें थोड़ा सा सुधार आ जाए, इंप्रूवमेंट आ जाए। तो उसके लिए हमें अपने पैरामीटर्स को दुरुस्त रखना होगा, ठीक है। तो ये लक्ष्य बनाया गया है कि 2030 तक कम से कम 30% जो डिग्रेड हो गया हमारा इकोसिस्टम, उसको हम रिवाइव कर ले, कम से कम 30%। कब तक? 30 तक, 2030 तक 30%। बहुत इजी है। चलिए, तो दृष्टिकोण क्या है इसका, अप्रोच क्या है? तो वही अभी जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया आप लोगों को, आधुनिक जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, स्टैंडर्ड जो डेटा फ्रेमवर्क है, और कैपेसिटी डेवलपमेंट, इन सब का यूज करना पड़ेगा। तो तभी, यानी डेली डेली आपको अपने नॉर्म्स में क्या करना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहले भाई हमारे पेट्रोल में लेड की मात्रा बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे उसको रिफाइन करते 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 हमने उसको BS1 BS2 BS6 3 4 5 नहीं आया, फिर सीधा 6 ही आ गया। यानी क्या हो गया? पेट्रोल में लेड की मात्रा कम होने लगी, इंजन भी मजबूत बनाए जाने लगे, उसी पेट्रोल उसी इसमें चलेंगे, कम प्रदूषण फैलाएंगे। तो डेली डेली हमने क्या किया, अपने नॉर्म्स को और ऊंचा करते गए। कुछ दिनों के बाद आप 2030 तक देख लीजिएगा, BS7 8 आ जाएगा, और ज्यादा रिफाइन कर दिया जाएगा, है ना। क्योंकि पर्यावरण को भी बचाना है, क्योंकि रहना हमें इसमें, इसी पर्यावरण में, इसी इको सिस्टम में है। अलग से तो घर नहीं बना सकते, कोई ग्रह तो ला नहीं सकते, है ना। चलिए।
तो इसका संबंध क्या है? तो एम फॉर फॉरेस्ट कार्यक्रम का ये एफएओ का ये जो एम फॉर नेचर है, ये एफएओ का ही एम फॉर फॉरेस्ट कार्यक्रम का ही पार्ट है। तो होलिस्टिक रूप से, कुल अगर हम बात करें पूरे समग्र रूप से, तो प्रकृति पुनर्स्थापना यानी कि नेचर को रिवाइव करना है, उस अप्रोच के लिए वनों से परे विस्तारित किया गया। यानी वन से थोड़ा हमें और आगे जाना होगा, खाली पेड़ लगाने से बात नहीं बनने वाली। ये पौधा जो आपने लगाया, ये 10 साल अभी लगेगा उसको बड़ा होने में, इमीडिएट इफेक्ट नहीं देगा। तो आपको इमीडिएट करने के लिए कुछ और भी स्टेप लेने पड़ेंगे, और वो स्टेप क्या है? ये जो अपने नॉर्म्स को ऊंचा कीजिए। इसलिए जो अचीवेबल, देखिए अब इससे भी सीख सकते हैं आप। एक बार में नहीं कहा गया कि भाई 2030 तक हम जीरो कर देंगे इमिशन, ऐसा नहीं कहा गया। इकोसिस्टम को पूरा ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं कहा गया। जो अचीवेबल हो, जिसको हम कर सके, यानी एक रात में हम सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लेंगे, हम टॉपर बनेंगे, रैंक फर्स्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, किसी के साथ नहीं होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं 2030 तक 30% ही है। अब ये 50 तक जाके फिर 20% और ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें विकास को भी देखना जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र प्रीलिम्स के लिए, ये हरियाणा के पिंजौर में ये गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त है गिद्ध, उसको हरियाणा से महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो ये यूके की सरकार ने डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज फंड के तहत इसको ये ट्रांसफर किया जा रहा है। हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है इसमें भागीदार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसको इस बार के प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयार कीजिएगा। इस पे हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 3 गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो गिद्ध थे, जैसे सफेद पीठ वाला, लंबी चोंच वाला और पतली चोंच वाले, ये गिद्धों को संरक्षण करने की बात कही गई। अब ये तीनों जो है, इन तीनों के बारे में आप अलग से देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा। ट्रिपल स्टार रहेगा, इन 3 में से कोई एक आना चाहिए। ठीक है, तो ये हरियाणा के, ये कहाँ पाए जा रहे हैं? तो वीर शिकारगृह वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है हरियाणा में, उसके किनारे स्थित है। कंट्रीब्यूशन है कि इसने साबित किया कि डिक्लोफेनाक जो दवा है, एक नॉन स्टेरॉयल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है। यही गिद्धों के मौत का कारण बने। बेसिकली जो दुधारू पशुओं को ज्यादा दूध देने के लिए जो डिक्लोफेनाक पेन किलर दिया जाता है, ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए कि दुधारू पशु के थन को अगर आप कंटिन्यूअसली उससे दूध निकालते रहिएगा तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो दूध निकालने के लिए जानवर देगा नहीं, आपको अलाउ नहीं करेगा। तो उसको, उसे पेन ना हो, इसके लिए डिक्लोफिनाक दे दिया जाता है इंजेक्शन। तो आराम से आप ज्यादा से ज्यादा दूध एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आपका तो फायदा। लेकिन धीरे धीरे उस जानवर की किडनी खत्म और वो मर गया। अब उसका मांस पर जो जो डिपेंडेंट है, यानी कि हमारा ये 3 जो गिद्ध है, क्या होने वाला है? इसकी किडनी खराब, क्योंकि वो उसके मांस को खा रहा है, इनटेक कर रहा है। क्लियर? डिम्पल अवस्थी, जल्दी से बताइए। डिक्लोफिनाक के अलावा भी एक और था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो याद ही नहीं है, रिकॉल करो, कोशिश करो। चलो, स्मॉल आई बीटल, प्रीलिम्स के लिए ही ओनली फॉर इंपॉर्टेंट। डिक्लोफिनाक, एजिटो फिनैक, ठीक है, नीमोस्लाइड और केटो फिनैक करके है ना जी, प्रोफिनैक, ठीक है। बहुत बहुत वेरी गुड, चारों के नाम लिखने में आपको टाइम लग गया।
चलिए, लेकिन जल्दी लिख दिया, मुझसे तो बेहतर ही है आप लोग। वेरी गुड डिम्पल जी। चलिए, तो ये बीटल जो है ये पश्चिम बंगाल में पाया जा रहा है। भारत का पहला रिकॉर्डेड बीटल मिला है। वैज्ञानिक जो उसका जो नाम है, साइंटिफिक नेम एथिना ट्यूमिडा। एथिना ट्यूमिडा। मूल क्षेत्र कहाँ का है ये, यानी वो कहाँ पाया जाता है ओरिजिनली, तो उप जो सहारा अफ्रीका है, अफ्रीका का सहारा, ये तो याद होगा ना आप लोगों को। ये देखिए इस तरह से अफ्रीका है, तो ये पूरा 11 जो कंट्री है, ये पूरा पश्चिम अफ्रीका से लेकर ये पूरा पूर्वी तक जाता है। तो 11 कंट्री जो है इसी में ही, ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट यही है। तो ये उप सहारा क्षेत्र में पाया जाता है। अफ्रीका का में प्रभाव क्या है, तो ये शायद ही कभी हानिकारक हो। ठीक है। अन्यत्र प्रभाव क्या है, तो ये मधुमक्खी कॉलोनियों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। बीटल ये पक्षी है, ठीक है ना। अंडाकार आकार का होगा, लाल भूरा रंग का होगा, ठीक है। जीवन चक्र क्या है, 4 चरण में होगा। अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क बनेगा, है ना। पक्षी नहीं है बेसिकली, वो है, क्या बोलते हैं यार, वो छोटा सा कीड़ा, मक्खी टाइप का जो, है ना। चलिए, अब ये मादा क्या करती है, नुकसान क्या है कि मादा दरारों के माध्यम से मधुमक्खियों की छत्तों में प्रवेश करती है, वहीं अंडे दे देती है। यानी मेहनत कोई और करे, फल इसको मिलने वाला है। तो लार्वा संग्रहित होगा और पॉलिनेशन नहीं होगा, शहद नहीं बनेगा, ठीक है। और ये लार्वा जो है मधुमक्खी के अंडे ही खा जाएगा, मधुकोश में ही मल त्याग करेंगे, जिससे कि शहद जो है अब मानव के यूज के लिए नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो, अब मेरी मिस्टेक ये है कि मुझे अब आने वाले अप्रैल के बाद आप लोगों का मई में एक बार मैं फिर से इसको देखूंगा कि कैसे कुछ फोटो वगैरह अगर हो सके तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ताकि आप लोगों को रिटेन रखने में, ये बर्रा टाइप का समझ लीजिए, क्या बोलूं मैं, उसी काइंड ऑफ। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अरल सागर, अरल सी, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अरल सी, वही कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाला। तो कभी कभी मध्य एशिया में एक बड़े, ये क्या है, बड़े थी, मतलब मिड एशिया में एक खारे पानी की, क्या है, खारे पानी की। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान उत्तर में दिखेगा, क हमेशा ऊपर आएगा पहले नंबर पे, और उज्बेकिस्तान में यू, ऊ या यू जो है वो नीचे आएगा, है ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, उत्तर दक्षिण में के बीच में है ये। अब यूपीएससी यहां भी खेल कर सकता है कि भाई अरल सागर के नॉर्थ में है उज्बेकिस्तान और साउथ में है कजाकिस्तान, या कोई और कंट्री दे दिया, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा। तो इसे भरने वाली नदी कौन सी है, अमू दरिया है, सीर दरिया है, ठीक है। वो पानी उसमें भरता रहता है। गायब होने का कारण क्या है, तो ये नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया, दिक्कत ये है। परिणाम क्या हुआ कि अर, अरलकुम रेगिस्तान में बदल गया ये। वैश्विक धूल का ये, अगर पूरे विश्व में अगर धूल की, अगर आंधी जो चलती है ना, तो वो धूल का स्रोत ही यही है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये डेवलपमेंट क्या देखने को मिला, इस सूखे बेसिन में भूवैज्ञानिकों ने कुछ चेंजेस देखे, जैसे कि भूमि अब उठने लगी है। ये भूमि ऐसी थी, अब ये भूमि ऐसे होने लगी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अब आ जाते हैं सोशल मुद्दे पर, ठीक है। वर्क प्लेस ऑटोमेशन, स्वचालन चर्चा में क्यों था, क्योंकि भाई देखो अभी जो भी काम हो रहा है, कंपनियां जो है तेजी से अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर रही है, और जेनेटिक इसमें एआई भी शामिल है। ये ग्राहक संपर्क हो या फिर कार्यस्थल की का जो उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी इफिशियंसी, नॉट कैपेसिटी, कैपेसिटी इज ऑल्सो देयर, कैपेसिटी भी थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, और इफिशियंसी भी हो रहा है, दोनों में। तो श्रमिक रोजगार पर इसका प्रभाव को लेकर चिंता बना हुआ कि भाई आप ये ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है। तो आने वाले, मैंने आपको पहले भी कहा था, आगे 20 साल बाद अब होगा क्या कि जो 10 बच्चे का, 5 बच्चे का जो कॉन्सेप्ट था ना, अब वो पुराना हो गया।
क्योंकि मैक्सिमम काम जैसे कंप्यूटर ने क्या कर लिया, पहले जब भाई धीरे चक्के का आविष्कार हुआ, चक्के से फिर रेलवे का आविष्कार हुआ तो घोड़े गायब होने लगे, ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ तो बैल और जो पशु हैं वो गायब होने लगे। ठीक है, तो हम किसी भी टेक्नोलॉजी को इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि हम समय से आगे, कोई भी टेक्नोलॉजी अपने समय से आगे की होती है ना। तो इस कार्यस्थल का ऑटोमेशन करने के बारे में अगर हम बात करें तो कार्यस्थल पे जैसे एआई है, मशीन लर्निंग है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, जैसे एआर जिसको कहते हैं, तकनीकों का यूज है ताकि न्यूनतम मानवीय इंटरफेयर के साथ कार्य और प्रक्रिया प्रोसेस को जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल पूरा किया जा सके। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो 2029 तक लगभग इसका जो बाजार है ऑटोमेटिक स्वचालन का जो मार्केट है ये लगभग $30 बिलियन पहुंचने का अनुमान है। एक बड़ा अमाउंट है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, क्योंकि बिलियन बोल रहा है, मिलियन नहीं है वो, और वो भी डॉलर में है। तो भारत में प्रमुख इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? तेजी से जो हर चीज डिजिटलीकरण हो रहा है, जिसका इनोवेशन है, बदलती हुई जो ग्राहक अपेक्षाएं हैं, बढ़ती हुई जो कंपटीशन है, बढ़ते हुआ जो श्रम लागत है, बढ़ती उम्र की आबादी है, इन सब के लिए थोड़ा एक लग्जीरियस और लैविश लाइफ होनी चाहिए कम से कम। अब जैसे आप बोलोगे कि सर मेट्रो में जाना लैविश लाइफ कैसे हो सकता है? भाई आपके लिए नहीं है क्योंकि आपने मेट्रो से ट्रैवल कर लिया, दिल्ली में हो गया, लेकिन अभी राजस्थान का कोई गांव जो अभी रेलवे से ही मुश्किल से जुड़ पाया है, एक गांव से उसको राजस्थान का जयपुर आने में आज भी उसको 2 दिन लग जाता है, उसके लिए कैसा होगा जरा सोच के देखो। ठीक है, चलिए, तो कार्यस्थल स्वचालन के सामाजिक लाभ क्या है? तो ऑब्वियस है कि ये कौशल यानी स्किल्ड जो नौकरी है उसके अंतर को ये पार देता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि एआई कौशल और जो अवेलेबिलिटी है उसके आधार पे ही इसको कार्य सौंपा जाएगा, तुम ये काम कर सकते हो, ये तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो ये प्रोडक्टिविटी में सुधार करेगा। अब स्किलिंग का समर्थन करता है कि भाई जितना आप अपने अंदर स्किल को इन्हांस कर सके, तो ऑब्वियस है कि मशीन है, मशीन इंसान का काम क्या रह गया है अभी कि उसको एक बार मैन्युअली देख लेना कि मशीन ने कुछ गलत तो नहीं किया, एरर तो नहीं है, बस इतना ही है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने मशीन ने पूरे मनुष्य को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, वो कभी नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, हाँ फर्क जरूर पड़ेगा, इससे इसमें कोई गुंजाइश नहीं, लोगों को स्किल सीखना पड़ेगा। अब वो रो के सीखे, हंस के सीखे, बट सीखना पड़ेगा, है ना। लैंगिक समानता और विविधता डाइवर्सिटी की बात करें तो ऑटोमेशन जो है भर्ती और मूल्यांकन में पूर्वाग्रहों को भी, प्रेजुडिस को कम करता है। ऑब्वियस है, मशीन ने कह दिया भैया उसमें मेल एप्लीकेशन लेके जाए या फीमेल, क्या फर्क पड़ रहा है? हम उसके बॉडी टेक्सचर कलर पे नहीं जाएंगे। आपको टाइपिंग आती है, मशीन कहेगा हाँ आती है, मशीन ने चेक करके दिया, आपने टाइप करके इसको दिया, चलो ठीक है, हाँ ये टाइपिंग सही है, या ये काम करने को दिया कि आप ये काम करके दिखा रहे हो, मशीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई जेंडर बायस हो ही नहीं सकता चाह के भी। 1 मिनट के लिए माना जा सकता है कि ह्यूमन तो हो सकता है, मशीन नहीं हो सकता, है ना। सुरक्षित कार्यस्थल, मशीनें खतरनाक और शारीरिक रूप से श्रम साध्य कार्यों को संभालती है, बिल्कुल। जहां पे 10 दिन लगना चाहिए वहां पे 2 घंटे में काम खत्म, 3 घंटे में काम खत्म, है ना। चलिए, बेहतर कार्य जीवन में एक बैलेंस लेके आएगी, नियमित कार्यों को ऑटोमेटिक कर दिया जाता है जिससे कि थकान और बर्नआउट कम होगा, एनर्जी हम दूसरी जगह पे लगा लेंगे, है ना। अगर मान लीजिए मुझे 1 कप कॉफी की जरूरत है अभी, है ना, जो कि हमेशा रहती है, और इसके लिए मुझे मेरे पास गैस और ओवन और माइक्रोवेव नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मैं पढ़ाने के दौरान चूल्हा भी फूक लूं, मैं अपने कॉफी को उसमें कंडे बना दूं, फिर उसको दूध उबाल लूं? आपको लगता है कि ये काम ऑटोमेटिक करने, मैन्युअली करने में, और गैस आ गया, गैस ने उसका उसको रिप्लेस कर दिया है, तो उसी तरह से मशीन भी ये काम कर सकता है। तो अननेसेसरी जहां प्रोडक्टिविटी, जैसे कि पोछा लगाना है तो भाई वो तो लगा ही लेगा ना। चलिए,
बेहतर ग्राहक सेवा, ऑटोमेटिक जो जो ऑटोमेशन से तेजी से रिस्पॉन्स करेगा। बहुत सारे बॉट आ गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सबके चैट बॉट आ चुके हैं, है ना। तो निरंतरता, सस्ती और सेवाएं सुनिश्चित कर देता है ये, बट इसके अपने नुकसान भी है, इसके अपने नुकसान भी है। आप उसी पे डिपेंडेंट, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम यूपीएससी के बच्चों को, हाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप उसके लिए हेल्प तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कब आप उसके एडिक्टेड हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। ये वो सिगरेट का वो कश है कि एक बार लगा, नहीं एक बार और कर लेते हैं यार थोड़ा सा। ये शराब की तरह है, क्योंकि हर आदमी को, एक ह्यूमन बॉडी को या उसकी माइंड को क्या है, थोड़ा सा यू नो आराम से हो जाए, कोई करके दे दे, उसी को देख के कर लेंगे ये। भाई लिखना आपको है तो सोचना आपको पड़ेगा। जब तक वो चीजें आपके अंदर नहीं आएगी एग्जामिनेशन में, उसका आउटपुट वो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं आपके आंसर बुक में, है ना। ये बात समझ में आ रही है। चलिए, तो चैलेंजेस क्या क्या होने वाली है ऑटोमेशन से। सामाजिक चैलेंजेस क्या है, बढ़ती आय असमानता। तो वेतन जो है, जब बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड होगा, ऑब्वियस है श्रमिकों को लाभ मिलेगा, जबकि कम कुशल जो श्रमिकों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मनरेगा मजदूर जो है आज 135 से 150 रुपए कमाता है 8 घंटे काम करके। हाईली स्किल्ड है, उसी में अपग्रेड करते चले जाइए तो एक मजदूर को 2,500 रुपये भी मिलता है, 3-3 हजार भी मिलता है। एक एसी मैकेनिक जो है, वो एक आईएएस से ज्यादा तनख्वाह होती है। कोई ढकी छुपी बात है नहीं, है ना। चलिए, तो डब्ल्यूईएफ का अनुमान भी है कि 27 तक ये 69 मिलियन नई नौकरियों को जनरेट करेगा, और लेकिन 83 मिलियन नौकरी को अप्रचलित हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, टाइपिंग, टाइपराइटर रिप्लेस कर दिया ना कंप्यूटर ने। आप लोग सोच भी नहीं सकते, पहले हाथ से लिखा जाता था, ठीक है। अब हाथ से लिखने की जगह पे टाइपिंग मशीन आ गई, टाइपिंग मशीन को रिप्लेस कर दिया कंप्यूटर ने। यानी अगर आप टाइपिंग मशीन में जब टाइप करते हैं मैनुअली, तो वो भी दिक्कत उसमें ये थी कि एक गलती कुछ भी हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकती है, फिर आपको नया टाइप करना होगा, फिर उसमें ब्लेड रबर, हमने वो जमाना देख रखा है। अब कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर में टाइपिंग क्या कि भैया उसको रिप्लेस कर दो उस वर्ड को। मान लो कि ये XYZ मुझे किसी नाम से ABCD से रिप्लेस करना है, विद इन अ सेकेंड ये रिप्लेस हो जाएगा। अब हमें कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे क्या लिखवाना है, ये सारा काम तो अब चैटबॉट ही कर लेगा। स्टूडेंट को क्यों नहीं करना चाहिए, ये समझ लो। जो जैसा कि यूट्यूब और बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो है बता रहे हैं, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, ये तो वही बात हो गई कि आप रील देख लो यार, थोड़ा कभी कभी मन बहलाने के लिए रील देख लो। मुझे आज भी याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, बस कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मुझे बताया कि रील देखना कैसे होता है। आज मैं अडिक्टेड हूँ, खाना खा रहा हूँ तो पहले मैं न्यूज चैनल लगाता था, आज मैं रील देख रहा होता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस सबसे इफेक्टेड नहीं होता, भाई मैं भी इसी दौर का ही आदमी हूँ, इंसान हूँ। तो मुझ पे भी ये चीजें इफेक्ट करेंगी डेफिनेटली। तो जितना कम से कम आप उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, वो आपके यूपीएससी के जर्नी को स्मूथ करेगा। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि 90% बच्चों को लग रहा है कि अब तो हम आईएएस बन ही गए। तो लिखे 3 घंटा बैठ के लिखेगा कौन। फिर तो आप उस अभिषेक के मॉडल पे आ गए, मेरे वाले पे, कि भैया ठीक है पहले पढ़ लो, लिखने वाला काम जो है वो बाद में देखा जाएगा। कई बार तो, और ऐसे में आप लोगों को जानकारी बता के लिए बता दूं, ऐसे में मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे लिखा ही नहीं कमरे में बैठ के, पूरी जिंदगी में नहीं लिखा। तो ऐसे में मैं, जो मुझे मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते थे, बट वो दो, हम लोगों को बेसिकली उस वक्त हमारे टाइम पे एक ही ऐसे लिखना होता था, 2,500 वर्ड में, 2,500। तो 3 घंटे में ये लिखना तो आराम से हो जाएगा। आज क्या हो गया है, 1,200 के दो लिखने हैं। बात तो वही है,
विकल्प दे दिया, बट ये खाली ऐसे से आपके रैंक इंप्रूव होगी। बाकी के लिए आपको 4000 वर्ड लिखने की कैपेसिटी आपकी स्किल होनी चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन का मामला है, पता तो सबको सब कुछ होता है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, बहरहाल ये बोल के बचा जा सकता है कि भाई हमने सिर्फ देखने को कहा था, डिपेंडेंट होने को नहीं कहा था। पर इंसान कब डिपेंडेंट होने लगता है ये मुझे अच्छे से पता है। 5 सेकंड लगेगा, सिर्फ 5 सेकंड। अगर आप कभी बिस्तर पे जाओ और बोलो मॉर्निंग में उठना है, 5 सेकंड बाद उठेंगे, 10 सेकंड बाद उठेंगे, आप उठ के दिखा दो मुझे कॉल करके मैसेज करना कि सर मैं उठ गया, उठ गई, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुरंत आपका मन चेंज हो जाएगा। चलिए, तो जो भोगा हुआ यथार्थ मैं वो बता रहा हूं आपको, मनोरंजन कहानियां नहीं सुना रहा हूं। चलिए, रीस्किलिंग की बात आ जाए, इसमें भी जिससे बाधाएं आती, जैसे कि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तक ही बहुत कम लोगों की एक्सेस है। तो ये सामाजिक आर्थिक विभाजन को और गहरा कर सकती है। यानी एक की सैलरी होगी 1 करोड़ रुपए, एक इंजीनियर की गूगल में लगती है तो 1 करोड़ रुपए मिनिमम होता है। और हमारे देश में मैक्सिमम इंजीनियर जो है उसकी सैलरी 10,000 भी नहीं होती है। ये भी एक सच्चाई है। बात समझ में आती है? चलिए, तो लैंगिक असमानता क्या, महिलाएं जो बड़े पैमाने पर जो टाइपिस्ट या लिपिक क्लर्कियल जॉब में थी, उनको उनकी नौकरी जा सकती है, संवेदनशील है बिल्कुल। लेकिन पूरी महिलाओं की नौकरी चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना। गिग वर्कर्स और असुरक्षा, हाँ ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी हायर एंड फायर वाली जो वर्कर्स है, कि आपका काम 1 महीने काम करवाया, पैसे दिए, बात खत्म। तो ऑटोमेशन शॉर्ट टर्म के लिए जो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल को बढ़ावा देता है, और नौकरी की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, निरंतर निगरानी और एल्गोरिथम नियंत्रण क्या करता है, तनाव और डिजिटल थकान को बढ़ाते हैं। मैं उसका गवाह हूं। मेरा स्क्रीन टाइमिंग जो है मिनिमम 14 से 15 घंटे डेली है, मिनिमम। कभी कभी वो 18 घंटे भी जाता है। नहीं, पिक्चर देखने में नहीं, सारे कंटेंट को बनाने में, और सब उसको तमाम देखने के बाद भी गलतियां होती हैं, है ना। चलिए, कुछ मिस्टेक होते हैं अभी भी। तो मानवीय निरीक्षण में गिरावट, यानी ऑटोमेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानवीय निर्णय को ये कम कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से पूछ के ही मुझे ये सिम्टम्स बता के दवा ले सकते हैं, खुद ही डॉक्टर बन सकते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम बढ़ गई है ना। तो आगे की राह क्या क्या हो सकती है, एक समावेशी, सुरक्षित और न्यायसंगत ऑटोमेशन को अश्योर करना जरूरी है, सुनिश्चित करना जरूरी है, जिससे कि ये ये करने से ही आय असमानता कम हो सकेगी। यानी अनऑफिशियली बोले या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बात करें, गिग या कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेबर क्लास है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया जाए, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। भारत सरकार ने ऑलरेडी कर रखा है। 40 to 40+ जो लोग हैं, जो वर्कर जो हैं, उनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा 2014-15 में आ चुका है। एक उनके लिए जो इंश्योरेंस वाला है ना, कि आप छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करते जाइए, जब आप 60 साल के होंगे तो आपको रिटायरमेंट के एज में आपको पेंशन मिलेगा, है ना। आपने जितना जिस लेवल का कंट्रीब्यूट किया होगा उस लेवल पे आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलो, अच्छी बात है। सामाजिक सुरक्षा संहिता भी लाया गया है 2020 में। औद्योगिक संबंध जो संहिता है, कोड जो है, ये भी 2020 में ही लाया गया है। सामाजिक सुरक्षा और पुनर्कौशल सहायता प्रदान करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह के लिए उस्ताद योजनाएं, हुनर योजनाएं, बहुत सारी स्कीम लाई गई है कि आप अपने स्किल को अपग्रेड कर लीजिए। अब घर जो है, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जहां पे एआई काम नहीं करने वाला, एआई डिजिटल काम करता है। मशीन जो है वो इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती, बहुत सारे काम आएंगे, लेकिन जनसंख्या को नियंत्रित भी करना पड़ेगा, ये भी एक फैक्ट है। नहीं तो जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, 10-20 साल के बाद सिर्फ लूटामारी बच जाएगी।
जिसके हाथ में डंडा होगा, जिसके हाथ में तमंचा होगा, उगाही कर रहा होगा, है ना। चलिए, तो कानूनी और नीतिगत ढांचे की बात करें तो गिग श्रमिकों को शामिल करने के लिए व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के कानूनों को अपडेट करें। भाई अगर वर्क फ्रॉम होम आ गया है, ये कल्चर हो चुका है, ये कल्चर डेवलप हो चुका है ऑलरेडी 2 सालों में। कोविड गए हुए, कोविड के बाद ही बड़ी बड़ी कंपनियों को लगा कि अरे यार, जब घर में बैठ के ये लोग काम कर सकते हैं तो हम क्यों ये करें, तो सारे काम हम आउटसोर्स करवा लेते हैं। तो घर का मतलब वर्क फ्रॉम होम मतलब आप 24 घंटे काम पे हो, और रात के 2 बजे भी असाइनमेंट ईमेल आप अपना चेक कर लो, ये वाला हालत है ना। तो सुरक्षित कार्यस्थलों के लिए आईएलओ का जो कन्वेंशन है उसके साथ उसको अलाइन करना होगा, उसको अपडेट करना होगा, क्योंकि 1981 के बाद फिर 2006 में ही उसको अलाइन किया गया, उसके बाद अभी तक हुआ नहीं है, ये भी करना जरूरी है। रोबोटिक्स के साथ साथ के लिए मानदंड प्रस्तुत करें। अत्यधिक काम को रोकने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट ये सुनिश्चित करें कि भैया लंबे समय तक आप रोबोट के साथ ही रहेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है, मशीन ही हो जाओगे, है ना। एल्गोरिदम को पारदर्शी और नैतिक रखें। भैया 10 घंटे कोई काम कर चुका है, पर एल्गोरिदम कह रहा है कि नहीं नहीं यार, इफिशियंसी के साथ नहीं हुआ, इसीलिए इसको 0 माना जाए। तो ये भी देखना पड़ेगा कि भाई 10 घंटे काम हो चुका है ना। शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित किया जाए, कार्यकर्ता की रिस्पॉन्स को भी शामिल करें इसमें। जागरूकता और स्टेबिलिटी की बात करें, अवेयरनेस एंड स्टेबिलिटी में, तो डिजिटल अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा हमारे देश में बहुत कम, नहीं के बराबर जागरूकता है। इसको आप इंटरव्यू में लिख लीजिएगा, इंटरव्यू में भी आप इसको एक अलग से ये लाइन को नोट करके अपने इसमें रख लीजिए। पहले बताया जा चुका है कि इंटरव्यू के लिए एक डायरी ले लीजिए, और कुछ कुछ जो मैं वर्ड बताता रहता हूँ कभी कभी, उसको नोट करते रहिए। चलिए, तो ये जागरूकता होनी चाहिए। पर्यावरण स्थिरता के लिए हरित ऑटोमेशन को बढ़ावा दे। जैसे मनरेगा है, मनरेगा ने क्या कहा कि भाई आप ये कह सकते हैं कि भाई जब काम बुलडोजर से या ये पोकलैन से हो सकता था, मशीनों से हो सकता था, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, फिर भी हम मजदूरों से मैनुअली करवा रहे हैं। रीजन क्या है, हर हाथ को काम देना जरूरी है, क्योंकि हम इंडिया, हम का मतलब इंडिया क्या है, वी एज अ कौन से नेशन, वेलफेयर स्टेट है ना। तो वेलफेयर स्टेट है तो सबको एक अनस्किल्ड वर्क के लिए जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। हालांकि जॉब सिक्योरिटी क्या है, वो मनरेगा कोई 100 डेज का ही तो है, कोई जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं। क्लियर है। चलिए, तो निष्कर्ष, एक कार्यकर्ता केंद्रित, पारदर्शी, समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। टेक्नोलॉजी, नीतियों और मानवीय निरीक्षण को सही संतुलित करने के साथ, यानी बैलेंस तो सब में होना ही होगा। वर्क प्लेस पे आपको ऑटोमेशन, सुरक्षा भी जरूरी है, ठीक है। समानता, इक्वालिटी और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करते हुए अपने प्रोडक्टिविटी में सुधार कर सकता है। इंटरव्यू का भी लाइन है, मेंस का ये निष्कर्ष तो औसम है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। क्लियर है। जल्दी से बताइए। चलिए, अब जरा सा संक्षिप्त समाचार कर लेते हैं। एमओएसपीआई का ने क्या किया, भारत में महिला और पुरुष 2024 का ये चयनित संकेतक और डेटा जारी किया। क्या किया एमओएसपीआई ने, ये रिपोर्ट बताती है, ये जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, नेतृत्व, निर्णय लेने के को कवर करते हुए भारत में लैंगिक जो इंडिकेटर्स है उसको अवलोकन प्रदान कर रहा है ये बेसिकली। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मैं बताना भूल गया इसमें, जो भी सोशल इशू वाला जो टॉपिक है वो इतना ब्रॉड है कि इसमें डायमेंशन बहुत खोल के रखिएगा। 150 मार्क्स का आपको कम से कम, और दोनों जैसे कि हम जीएस थर्ड में, जीएस सेकंड में और जीएस फर्स्ट में, अगर तीनों को मिला के अगर हम देखें तो लगभग ये 200 प्लस मार्क्स है, 250, 25 या 50 मान लीजिए, इतने मार्क्स का तो ये बन जाता है।
और 90%, अच्छा एक चीज और, 90% बच्चों को मार्क्स जो कम आते हैं ना वो इसी में आते हैं कम, क्योंकि पता तो सबको सब कुछ है, लगभग अच्छी अच्छी बातें सबको पता है, लेकिन लिखना कैसे है, क्योंकि इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, मार्क्स फिर आप फेच नहीं कर पाते हो। यानी देखने में हलवा या रसगुल्ला लग रहा है, गुलाब जामुन दिख रहा है, लेकिन मार्क्स मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स आपने यूज नहीं किया इसमें, प्रेजेंटेशन नहीं रखा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, सब हौच पौच है ना। इस पर जरा सा ज्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये हम डेटा के बारे में जरा सा देख रहे थे। ये हमारा जो एमओएस पीआई का, सॉरी एमओएस पीआई का, ये फीमेल और मेल को लेकर जो इन्होंने डेटा जारी किया है, कुछ सिलेक्टिव जो इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स क्या बता रहा है ये, कि 14-16 से लेकर 18-20 तक के बीच में शहरी क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो 910 रहा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 907 से अधिक हो गया है। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बात करें तो ये एमएमआर जो है ये 122 से घटकर अब 97 रह गया है। लेटेस्ट यही रिपोर्ट है। 17 में जो लिटरेसी रेट थी वो मेल में 84.7 थी और फीमेल में थी 70.3। केरल इसमें सबसे कम जो गैप था, यानी मेल और फीमेल के बीच में जो लिटरेसी का जो गैप है वो सबसे कम था, और राजस्थान में सबसे अधिक था। यानी राजस्थान में 90% पुरुष है, सपोज मतलब 60% पुरुष है, तो 40% महिला ही साक्षर है, गैप बहुत ज्यादा है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सब प्रीलिम्स के लिए है। कुछ कुछ चीजें आप डेटा उठा के मेंस में भी डाल सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। क्लियर? चलो, आर्थिक भागीदारी की बात करें तो पार्टिसिपेशन जो रेट है ये 23.3% से बढ़कर अब ये हो गया 41.7%, विच इज वेरी गुड। एम्पावर्ड हो रही है फीमेल। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वित्तीय समावेशन, तो ये इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है। 39.2% बैंक खाते फीमेल के पास है, और वो 39.7 जमा राशियों में कॉन्ट्रीब्यूट भी करती है। देखो अमाउंट भी अच्छा खासा है। मजेदार चीज ये है कि जितनी, ये भी कहने की बात है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि जिस महिला के नाम पे ओन करेगी, हाउस ओन होगा, जमीन या कुछ प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, उसमें हम टैक्स थोड़ा सा कम लेंगे, तो लोग थोड़ा इंकरेज होंगे। तो कोई महिला नहीं भी कमा रही है तो 100 करोड़ का घर उनके नाम पर है, भले उनके घर में हैसियत 2 कौड़ी की हो। 90%, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं, अब ये 2 कौड़ी वाला वर्ड लिख मत देना, एक तरह का सटायर है इस सोसाइटी पर, व्यंग है मेरा। ठीक है, चलिए, मेल डोमिनेशन है, दैट्स वाई। नेतृत्व की बात करें तो कंपनी में डायरेक्टर की बात करें के पोस्ट पे, तो महिलाओं की हिस्सेदारी है 26.7%, इससे बढ़ के अब ये 28% हो गया है। 29% भी आप कर सकते हैं इसको, लगभग 29% लिखिएगा। पॉलिटिशियन में अगर बात करें तो मतदाता में अगर भागीदारी में, पार्टिसिपेशन में, तो अब ये मतदान जो है 65% हो गया है। ये लेटेस्ट वाला लिख लीजिएगा, ऑब्वियस है, बढ़ा ही है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, वेरी गुड, देखो कितना बढ़ा है। विवाहित महिलाओं की जो उनकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 32% है, लगभग 32% महिलाएं जो है विवाह के बाद भी पिटती हैं, या पिटती नहीं है तो कम से कम बोली से तो सामना करती, हिंसा का सामना करती ही है। और इसका रेट जो है कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, सेकंड में बिहार आता है, और थर्ड में मणिपुर। यानी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी यही दिख रही है, जबकि इस फिगर को मैं खुद नहीं मानता हूं, बट गवर्नमेंट का ये है फैक्ट, तो आप यही लिख दीजिए। बाकी हकीकत तो ये है कि अब छोटे मोटे झगड़े, जो झगड़े हैं वो रजिस्टर्ड तो होंगे नहीं। ठीक है, तो ये भी एक हार्श रियलिटी है। तो ये डेटा आप कहाँ, मीन्स और प्रीलिम्स,
दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। मेनली ये मेंस में काम आ जाएगा डेटा, प्रीलिम्स में तो फैक्चुअल पूछा नहीं जाता है ना, या स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। अगर यूपीएससी पूछने पर आए तो आपको डेटा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगा। वो ऐसे पूछेगा, उसका आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं कि भाई एक दशक में, 1 डेकेड में, है ना, 10 सालों में, पिछले 10 सालों में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है, दर है, वो अमूमन गिरती चली गई है। स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? तो आप बोल सकते हैं नहीं सर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 23 से 41 हो चुका है। ऐसे पूछा जाएगा। ये लाइन सबको क्लियर हुई? जल्दी से बताओ। जैसे आपसे एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि केरल की तुलना में राजस्थान में, केरल की तुलना में राजस्थान में, या एमपी की तुलना में राजस्थान में सबसे ज्यादा, एमपी में चलो लिख देता हूं, एमपी की तुलना, कंपैरिजन राजस्थान में जो लिटरेसी जो गैप है वो सबसे ज्यादा है। तो आपको पहले से पता है कि भैया राजस्थान में सबसे बड़ा जो गैप है वो राजस्थान में है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट गोइंग टू करेक्ट। क्लियर है मिसबा जी? चलो, डायमेंशन समझ में आ रहा है कैसे कैसे फ्रेम होगा, कैसे बना? जितना यहां ध्यान दे दोगे इस वक्त, ऐसे ही पढ़ोगे, आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, आपको मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, एआई किरण, ये क्या है भाई? किरण वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महिलाओं की भूमिकाओं को मजबूत करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया, एआई किरण के। ठीक है, तो एक ऐसा एक्टिव एआई का कम्युनिटी को बनाना जहां पे महिलाएं, फीमेल जो है, नवप्रवर्तक, इनोवेटर्स हो, या नेता हो, या परिवर्तनकर्ताओं के रूप में डेवलप हो सके वो, यानी कुल मिला के उनको एक नेतृत्वकारी भूमिका मिल सके। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का ये कार्यालय जो है इसको नेतृत्व कर रहा है, इस प्रोग्राम को रन कर रहा है। डायरेक्ट पीएम का ही, पीएमओ में शामिल है ना, एक तरह समझिए। फोकस क्षेत्र क्या है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे हैं क्षेत्रों में एआई में 250 से अधिक महिलाओं का योगदान को ये मान्यता देता है, यानी उनका कंट्रीब्यूशन हो जाए। फोकस है कि कम से कम 250 महिलाएं तो आए कम से कम सामने। तो इस योजना के बारे में जाने। फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। फुल फॉर्म ये है, आप इसको देख सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे भी आप इसको, किरण योजना के बारे में उसका फुल फॉर्म लिखकर आप उसको मेंस में दिखा सकते हैं। प्रीलिम्स कम्स मेंस, बस ये पॉइंट की बात कर रहा हूं। कौन सा डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? तो डिपार्टमेंट है इसका, इस स्कीम को विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है इसने लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वही रिसर्च एंड जो इनोवेशन है उसमें महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, और लैंगिक जो जेंडर गैप है उसको कम कर सकें, ताकि उनके लिए इंकरेजमेंट हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, आईएमएफ की रिपोर्ट है, सिल्वर इकोनॉमी पर जोर दिया जा रहा है। सिल्वर इकोनॉमी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की जो ये रिलीज करती है, जो बुक रिपोर्ट जारी करती है, ये प्रीलिम्स के लिए, आईएएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फोकस क्या है इसका, आईएमएफ का, इस रिपोर्ट में, कि विकास अनुमान जो अलग अलग कंट्री जो है उनका जो डेवलपमेंट है उसका जो प्रिडिक्शन करती है। इसके अलावा जो जनसंख्यांकिकी जो परिवर्तन है, यानी कि डेमोग्राफिक जो चेंजेस आ रहे हैं, और सिल्वर इकोनॉमी पर चर्चा करती है। तो अब कुल मिलाकर इनका जो ऑब्जर्वेशन है कि भाई कम फर्टिलिटी रेट की बात हो, या हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो, के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था अब बूढ़ी हो रही है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि जहां लोग 40 साल में बीमारी की वजह से टिक नहीं पाते थे, अब 70 साल तक तो कम से कम जी रहे हैं, है ना। तो जनसंख्या की लाभांश से जनसंख्या की खिंचाव की ओर बढ़ रहा है।
तो आप डेमोग्राफिक इस वर्ड को पकड़ के चलना, यहां से मेंस में क्वेश्चन बनना चाहिए इस वर्ड से, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है वो। ठीक है, अब इसको जरा सा देखना, स्ट्रेच जो हो रहा है, तो बूढ़ा हो रहा, जनसंख्या जो बूढ़ी हो रही है 20 से 21 के बीच में हम देखेंगे, तो औसत आयु में 11 वर्ष की वृद्धि होने की उम्मीद है। यानी अब जो 70 साल के थे वो अब 81 साल ऑन एवरेज हो जाएगा। यानी ऑन एवरेज का मतलब हो गया कोई 90 साल भी जिएंगे, है ना। चलिए, तो स्वास्थ्य वृद्धावस्था की बात करें तो बुजुर्गों का जो फंक्शनल जो क्षमता में भी सुधार हुआ है। जैसे 60 साल में जो पहले व्यक्ति रिटायर हो रहे थे, अब 70 साल तक आराम से एकदम मजे से हैं, है ना। तो 2022 में 70 वर्षीय व्यक्ति कॉग्निटिव जो कैपेबिलिटी की बात करें तो वो 53 व्यक्तियों मतलब एज के जो लोग थे उनके बराबर थी। यानी इनकी जो क्षमता है, 53 साल की व्यक्ति की जो क्षमता है वो अब 70 साल के व्यक्ति में देखी जा रही है। तो रिटायरमेंट का एज को अब बढ़ाना होगा। अगर रिटायरमेंट का एज को बढ़ाएंगे तो जॉब और कम हो जाएगी, समझिएगा। ठीक है, और हमारे देश में तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ लोग एज गैप को इतना ऊपर नीचे कर देते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं कि जिससे होता क्या है कि भाई जो 60 साल तक पहुंचने में उनकी जान निकल जाती है ना, काम करने लायक वो 50 साल में नहीं रह जाते हैं, लेकिन ऑन पेपर वो अभी तो 40 साल के ही हैं। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। चलिए, तो एक जो हमारे देश में एक पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जो फिट है कम से कम उसको कंटिन्यू कर दो, जो अनफिट है वो 50 साल में अनफिट हो रहे हैं तो उनको हटाओ, ये किया जा सकता है। आर्थिक लाभ क्या होगा इसका, रिपोर्ट बता रही है कि स्वस्थ जो वृद्धावस्था है 25 से 50 के बीच में जीडीपी में 0.4% के आंकड़े को और थोड़ा एड ऑन कर सकती है, जिससे कि जीडीपी में 50+, क्योंकि श्रमिकों की संख्या में तेजी से बढ़ेगी, आने वाले समय में यही बढ़ रही, तभी तो गवर्नमेंट ने 40+ वाले लोगों को पेंशन देने की बात की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। श्रम बल भागीदारी की बात करें तो स्वास्थ्य केंद्रित नीतियां पुराने श्रमिकों को श्रम बाजार में एक्टिव रहने की अनुमति देगी। अब 60 साल में ही रिटायरमेंट हो जरूरी नहीं है ना। नीतिगत सिफारिशें क्या है कि एक होलिस्टिक सेवानिवृत्ति, यानी कि जो रिटायरमेंट की जो आयु है उसको बढ़ाने, पेंशन में सुधार करने, कौशल प्रशिक्षण, कार्यस्थल अनुकूल और स्वास्थ्य उपाय जैसे कुछ चीजों को अपनाने की जरूरत होगी। यानी आपको एक पॉलिसी लेवल पे लेके आना होगा जो मल्टीपल डायमेंशन के साथ हो। ठीक है, जो लैंगिक आयाम अगर हम देखें इसका, तो डेमोग्राफिक जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए चाइल्ड केयर सहायता है, बेहतर कार्य जीवन में बैलेंस के माध्यम से जो हाई मध्यम से उच्च जो महिला श्रम भागीदारी है उसको प्रोत्साहित करती है। यानी किसी महिला को अगर उसका बेबी है तो उसको अगर बच्चा ही संभालना पड़ रहा है, बाहर का काम भी करना पड़ रहा है, अगर उसके लिए कोई एक व्यवस्था हो गई, हेल्थ केयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे सपोर्टिव जो स्टाफ है या फिर जो काम करने वाले जिसको बाई कहते हैं ना, तो आप अगर वो उनको मिल रहा है, अगर ठीक है काम में बैलेंस, घर का काम कोई और संभाल ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर इंकरेजमेंट होगा थोड़ा सा, उनको अपने काम को छोड़ने या फोकस और ज्यादा कर पाएंगे। क्लियर है, जल्दी से बताइए। तो इसको आप कहाँ पे ऐड कर सकते हैं ये समझ लीजिए पहले। ये भी प्रीलिम्स के लिए कुछ डेटा जो है, आप इसका एक दो, जैसे कि ये वाला पॉइंट जो है मैं अलग अलग कलर से कर दे रहा हूं, आप इसको मेंस में लिख सकते हैं। जी मिसबा जी, तो दे आर नो मोर बाई, रादर ट्राई टू यूज हाउस हेल्प। अच्छा चलिए ठीक है मैडम जी, मैं एक मीडियोकर फैमिली से आता हूँ और आज भी उसको बाई ही कहते हैं, मेड कहते हैं, MAID। तो मेड सही है, इंग्लिश का वर्ड है ना। चलिए, देखिए कितना तकलीफ है, देखिए यही सूडो जो फेमिनिस्ट है ना उससे थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है।
इंटेंशन मेरा वो नहीं था, बट चलिए ठीक है। हाउस मेड, हाउस हेल्पर, ठीक है। अब क्लियर है। सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सम्मान से कोई समझौता नहीं है ना। चलिए, साइंस एंड टेक इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्लियर है? नो डाउट, हाँ। अरे मैडम जी, यूपीएससी में जरा सा फॉर्म भरते वक्त में ना मदर को हाउस मेकर लिख के दिखाइएगा मुझे। ऑप्शन ही नहीं आता है। होम मेकर, सॉरी हाउस मेकर कह रहा हूँ, होम मेकर। आप लिख के दिखा दो, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो तो हाउस वाइफ ही आ रहा है अभी भी। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह पे सब कुछ सही होगा। मेरा, मेरे जो शब्दों का चुनाव है अप्रोप्रिएट नहीं है, बट वो गलत भी नहीं है, है ना। चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।